तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज अध्याय 3। अध्याय का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ पुराने धर्मों के बारे में। ये चैप्टर है आपका। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मज़ा आएगा, चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के जो है मतलब पूरी बुक के ही चैप्टर के अंदर तो लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं जो काम के हैं आपके, वो लिखे हुए मिल जाएंगे। साथ में वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, चेक कर लेना। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कहानी को। एक लंबा अरसा पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। हम अनजान थे। आज से लगभग 100 साल पहले तक हम अनजान थे। 100 से 150 साल हमें नहीं पता था हमारे पुराने लोगों के साथ क्या हुआ। हम ये मानते थे कि कुछ चीज़ें जैसे महाभारत, रामायण, ये सबसे पुरानी चीज़ है भारत की। इससे पहले शायद यहाँ पे कोई नहीं रहता था। हमारी सोच बदल गई धीरे धीरे जब हमें एक ऐसा शहर मिल गया जिसने पूरा इतिहास बदल डाला। उस शहर का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। और समय वहीं पर रुका नहीं रहा, और भी बदल गया। इस मोहनजोदड़ो के बाद हमें एक के बाद एक शहर मिलते गए। फिर हड़प्पा मिल गया, उसके बाद तो लाइन लग गई, शहर ही शहर। और हमें पता चला जैसे आजकल हमारी बस्तियां बसी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से आज से 5000 साल पहले भी लोग रहा करते थे। हमारे मन में सवाल उठे, क्या मतलब कैसे इतनी पुरानी चीज़, इतनी पुरानी सभ्यता क्या चीज़ें खाती होगी, कैसे रहती होगी, है ना। बहुत सारे सवाल उठेंगे यार, आपको एक पुरानी चीज़ मिलती है तो। वही सवाल हमारे मन में भी उठ रहे थे। हमने उन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया और हमें बहुत सारी कमाल की चीज़ें मिली, बहुत सारी। देखो यहाँ पे बताते हैं, अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा। देखो पुराने समय की बात है। उस समय क्या होता था, जो हड़प्पा का मतलब, हड़प्पा छोड़ो यार, बाद में देखेंगे हड़प्पा को। बात यह है जो पंजाब था वो काफ़ी बड़ा था। आज का जो पंजाब है, आप जिसको जानते हो पंजाब के नाम से, वो पंजाब छोटा सा बचा हुआ है क्योंकि उसमें से हरियाणा बन गया। उधर जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। उस समय जो है पाकिस्तान और उसके अलावा जो है भारत, जितना भारत है आज, तो वो जो है पूरा एक ही भारत हुआ करता था। इंडिया या भारत, हिंदुस्तान हुआ करता था। तो उस समय पंजाब काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे हमें जो है हड़प्पा के सबूत मिले। और जो सारे सबूत थे वो सिंधु घाटी के आसपास मिले। सिंध नाम की एक नदी है, सिंधु नाम की, तो उसके नदी के किनारे पर जो है शहर बसे हुए थे, पूरे के पूरे बहुत सारे शहर हमें मिले हैं। और इस सभ्यता को इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमें सिंधु नदी के किनारे पर मिले हैं, उसके आसपास बसे हुए मिले हैं पूरे के पूरे जितने शहर हैं। इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इतिहास बदल रहा था। यहाँ पे बताते हैं, पश्चिम में काठियावाड़ में, पंजाब के अम्बाला में। देखो अम्बाला जो है अब तो हरियाणा में आ गया है। मैं बता रहा था पंजाब काफ़ी बड़ा था पुराने टाइम में। तो जो पंजाब है, पंजाब के अम्बाला ज़िले में जब किताब लिखी थी नेहरू जी ने, वो बात काफ़ी पुरानी है, 1944 के आसपास किताबें लिखी गई है। ये जो किताब है भारत की खोज, तो उस समय भारत ना तो ढंग से आज़ाद हुआ था, ना भारत में पंजाब के टुकड़े हुए थे। भारत पाकिस्तान नहीं था उस टाइम पे। तो आप अपने मन से ये डाउट निकाल के उसके बाद समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो डाउट बनते रहेंगे बीच बीच में कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो पश्चिमी काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है अवशेष मिले। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, माना जा रहा था, बस पक्का तो कुछ था नहीं। हुआ क्या था, जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी जो थी वो काफ़ी दूर थी गंगा नदी से। उसके बावजूद हमें ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत हमें पंजाब और हरियाणा जो इलाका है आज के टाइम पे, तो उधर मिल गए। राजस्थान के अंदर हमें सबूत मिले, गुजरात के अंदर हमें सबूत मिले। ये सारी चीज़ें देख के हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता बहुत दूर तक फैली हुई थी। और जैसे जैसे तलाश जारी कर रखी हमने, हम ढूंढते गए, ये सच में फैली हुई थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसकी जो लिमिट्स थी वो गंगा तक नहीं थी, उससे भी बहुत आगे थी। तो इसका बारे में जो है आगे हमें ज़्यादा सबूत मिले नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है आज भी कुछ शहर जो है ज़मीन के नीचे दबे पड़े हों, जिनका किसी को
कोई अंदाजा ही नहीं है। बहुत सारे शहर एक दिन में नहीं निकले थे ये, इनको निकालने में लगभग 100-150 साल लग गए। ज़मीन खोद के, मतलब एक शहर निकला, फिर कहीं और सबूत मिल गए, फिर उसको खोद निकाला, फिर तीसरा मिल गया, ऐसे बहुत सारे शहर मिल गए। और आज भी बहुत सारे शहर अनजान धरती के नीचे दबे पड़े हैं। यहाँ पे बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और उनके साथ व्यापार किया। देखो, हम पुराने समय में अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हिंदुस्तान के ऊपर। हमें जो है कुछ चीज़ें पता चली थी उनके माध्यम से कि उन्होंने उनके हिसाब से दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जब तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इनकी तलाश नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमें सबूत मिलते गए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है, फारस की सभ्यता बहुत पुरानी है, वो शुरुआती दौर की सभ्यताएं थी। और हमें अब तक ये पता था कि भारत के अंदर ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला था जिससे हम ये कह सके कि ये सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है, पुराने समय से चली आ रही है, शुरुआती दौर में लोग यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन समय बदल गया, मोहनजोदड़ो की खोज होते ही ये पता लगा हमको कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो भी सभ्यता थी, ये सभ्यता उन लोगों के टाइम की ही है। उन लोगों के साथ इन्होंने व्यापार किया। बहुत दूर का इलाका है ये मेसोपोटामिया, मिस्र, ये इतनी दूर दूर तक उन लोगों के व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि वहाँ जो मेसोपोटामिया की कुछ लिखावटें, कुछ लिपि, कुछ सबूत जो वहाँ पे इस्तेमाल होते थे वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिले। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया। ये सभ्यता बताते हैं लगभग 6-7 हज़ार साल पुरानी है। पक्का नहीं है ये अंदाजा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो है इतिहास कभी ये नहीं बताएगा कि मैं इतना पुराना हूँ, मेरा जन्म इस समय हुआ था, ऐसे नहीं होता है ना। तो उस समय नहीं था, ठीक है, मतलब घड़ी नहीं थी बोल सकते हो एक टाइप से। तो कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, बस अंदाजे से चलता था सारा सिस्टम वहाँ पे उस टाइम पे। ये जो है हमें मोहनजोदड़ो के अंदर एक विशाल स्नानागार मिला है, ये वाला। तो ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, जितनी भी हमें जो साइट्स मिली है, बहुत सारी जगह मिली है ना, तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ यही है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, विशाल स्नानागार। इसके अंदर जो है बहुत बड़े बड़े जो है कार्यक्रम होते होंगे, नहाने का जुगाड़ था, पानी निकलने का, पक्की ईंटों से बना हुआ, साथ में इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा रखा था ताकि पानी ज़मीन में ना चला जाए, लीकेज ना आए पानी की। साफ़ करने के लिए भी पाइपें बना रखी थी, मतलब नाले बना रखे थे, पाइपें तो नहीं थे उस टाइम पे, तो नाले बना रखे थे। बहुत खतरनाक ही सीन था इस सभ्यता का। एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो चीज़ें आज के टाइम पे, ये इन चीज़ों को छोड़ दो, बस ये जो चीज़ें हैं ना, फ़ोन वोन, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इनको हटा दो। आम जिंदगी की चीज़ें, ठीक है, जो हाँ आम प्रयोग में लाई जाती है, वो सारी चीज़ें इस सभ्यता के पास थी आज से 5000 साल पहले। तो हमने क्या तरक्की करी? क्या हम बस बिजली बनाई और हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए? उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। ये सोचने की बात है। आर्यों का आना, चलो उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, जो है आगे जिक्र मिलता रहेगा, इस मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का जिक्र मिलता रहेगा। वैसे क्लास 6 में आ चुका है ये, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, याद हो तो। कभी नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर से बता देंगे, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज़ है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि भारत की है, ठीक है। वैसे हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन कह सकते हैं हम पक्का, ठीक है। आर्यों का आना, अब क्या हुआ, आर्य लोग, आर्य समाजी लोग जो है यहाँ पे आने लगे थे। इनका जो है अलग ही विश्वास था, अलग ही धारणाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका हमें अब तक भी पता नहीं है। लोग बसे थे शुरुआती दौर में, वहाँ पे शहर बसे इतने बड़े बड़े, वहाँ पे आर्य लोग आए, तो वो कहाँ से आए, कैसे आए? हो सकता है शुरुआत में 2-4 लोग आ गए हों इधर के इलाके में, उसके बाद उन्होंने जो है बच्चे हो के ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जनसंख्या बढ़ती गई हो, या फिर पूरी सेना के बस गई इधर ही, कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें नहीं पता। क्योंकि हमें ये तो पता है बहुत पुरानी बात है, और इतनी पुरानी बातें याद नहीं रखी जाती, मतलब रखी क्या जाती, आती ही नहीं है, मिलती नहीं है, उनके सबूत ही नहीं मिलते हमको। अब यहाँ पे बताते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो अंत है, क्या हुआ था, सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी, वहाँ पे देखो 3-3 मंजिला घर हमको मिले, पक्की नालियाँ थी, सड़कें थी, और एक बहुत ही ग्रिड पद्धति के ऊपर बसाया हुआ शहर था।
पानी की अच्छी व्यवस्था, बीमारी का कोई खतरा नहीं, नालियाँ ढकी हुई, बिल्कुल बहुत एडवांस शहर बोल सकते हो आप आज के टाइम का, जैसे होते हैं आज के टाइम पे, तो उस टाइप का उस समय का वो एडवांस्ड शहर था। और ये शहर बर्बाद हो गया एकदम से। हम जो है क्या कह सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कैसे बर्बाद हो गया। लोग अंदाज़ा लगाते हैं, इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं इन चीज़ों का कि ऐसे जो है एकदम से क्या हो गया, उनका अंत जो है अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं मिलती। हमें ये पता ही नहीं लगा कि मतलब वो लोग ठीक थे, सब मस्त चल रहा था, एकदम से लोग गायब हो गए उधर से। क्यों? आखिर इतना बड़ा शहर बसा के वो लोग कहाँ भाग गए? सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सिंधु नदी है जिसके किनारे पर ये बसे हुए थे, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो इतिहासकार मानते हैं कि शायद वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी और हो गए साफ लोग। जैसे आजकल बहुत सारे इलाकों में आती हैं और तबाही मचा जाती है, शायद उसी तबाही के बाद लोगों ने वहाँ पे रहना छोड़ दिया होगा, तो ये माना जाता है। उसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि जो है मौसम का परिवर्तन हो गया, ज़मीन सूखने लगी और जिसकी वजह से खेतों पर जो है रेगिस्तान छा गया। रेगिस्तान का मतलब है मिट्टी और रेत बन गया। रेगिस्तान मतलब वो मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रही और उसके बाद लोगों ने उस ज़मीन को छोड़ दिया वहाँ पे। मतलब हमें बाद के जो है ज़्यादा सबूत मिले नहीं है कि उस सभ्यता जैसे वो बर्बाद हुई तो उसके बाद कोई वहाँ पे रहने आया। खराब ज़मीन हो गई थी। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण करते हैं कि बालू जो है, ये रेत होता है एक, तो बालू की तह पर तह जमती गई जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। देखो क्या होता है, जब कई बार तूफान आता है ना, तूफान आता है तो क्या होता है, रेत आता है बहुत सारा उड़ के, तो वो रेत जो है कहीं ना कहीं तो गिरेगा। अब माना जाता है कि ये जो रेत था वो वहाँ पे गिर गया उस शहर के ऊपर, तो उससे जो है मिट्टी जो लेवल था, घर बने हुए थे उससे ऊपर हो गए थोड़े से, मतलब घर नहीं, वो जो गलियाँ वलियाँ वो ढक गई। तो उसके बाद फिर आया तूफान, आते गए और इतना तूफान आ गया कि लगभग 1 मंजिला तक के घर दब गए। लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे तूफान आता है तो उस रेत को साफ करते होंगे, इतना रेत तो कौन साफ करेगा। उन्होंने क्या किया, उसके जो रेत का लेवल था 1 मंजिल तक का, उसके ऊपर जो है घर बना दिया। वो नींव तो नीचे से बनी हुई थी, उसके ऊपर घर बना दिया। और माना जाता है, देखो हुआ क्या था, जो 1 मंजिला घर थे वो बहुत ज़्यादा थे शहर के अंदर, उसके बाद 2 मंजिला घर बहुत कम थे, मतलब ठीक ठाक ही थे। मतलब कि आधे लोग वहां से छोड़ के भाग गए उस जगह को, क्योंकि उसने उनको परेशान कर दिया था। अब जो है जो 2 मंजिला घर थे शायद वो भी दब गए होंगे कभी ना कभी रेत आते आते, और 3 मंजिला घर लोगों ने बना लिए कि हम तो इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे टपक जाएं इधर ही। तो उसके बाद हमें 3 मंजिला घर बहुत ही कम मिलते हैं। तो इससे जो है हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि शायद ये जो 3 मंजिला घर हैं ये इसी वजह से बनाए गए होंगे, क्योंकि रेत की सतह ने उनको ढक दिया होगा। अब उसकी वजह से ये जो है, ये जो संपत्ति है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सबूत हमको मिले हैं वो उसी रेत के दबने की वजह से मिले हैं। अगर वो नहीं दबते, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो तबाह हो गए, दबे ही नहीं वो बिल्कुल से, तो सबूत गायब हो गए, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं हमको सबूत के तौर पे। तो ये अंदाजे हैं सिर्फ, इतने हजारों साल पहले क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे उस समय का कोई पक्का सबूत नहीं है, अंदाजा है ये, ठीक है, अंदाजा ही सही है और मजा आना चाहिए कहानी में, है ना। वह बालू जिसमें इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ बिखर गए, हमें नहीं मिले। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः, ये संभवतः शब्द जानते हो ना क्या होता है, मतलब अंदाजा, ये भी ठीक है, कृषि की बहुतायत थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी यहाँ पे मौजूद था। यानी कि इस समय के लोग, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के लोग शुरुआती दौर में खेती करा करते थे, और आज भी जो है हिंदुस्तान जो है खेती के लिए मशहूर है, खेती प्रधान देश है ये। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्षों के बाद हुआ था। जो ये लोग आर्य लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि वो लोग भारत में आए थे, तो वो जो है जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये बर्बाद हो गए, उनके लगभग 1000 साल के बाद ये आर्य लोग जो है सिंधु घाटी के अंदर प्रवेश करे थे। ये जो है आर्य लोग वहीं पे रह गए, आगे भारत में पूरे भारत में ये नहीं फैले, उधर के इलाके में ही रह गए थे। ये सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ,
जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेलजोल जो हुआ, दो जातियां हमें प्राचीन समय की मिलती हैं, एक तो है द्रविड़ जाति और एक आर्य लोग। ठीक है, तो ये जो दो जाति थी, दो कैटेगरी थी, इन लोगों का मेलजोल जो है वहां पे हुआ था। ठीक है, माना जाता है, बस अंदाजा होता है, इतिहास में पक्का नहीं होता। फिर भी जो सबूत हमें कहते हैं, हम उन्हीं के आधार पे कहानियां बनाते हैं और उन्हीं कहानियों को आपको सुनाते हैं ताकि पेपर में आके परेशान करे आपको। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। कुछ लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, मुझे पढ़ना आता है ये सबने, हाँ सबने, अपना, हाँ सबने अपना। अरे वाह, मुझे तो पढ़ना आ गया। समझदार हो गया मैं तो। उस समय लोग ऐसा नहीं करते थे। उस समय की जो बात है, जो लिपि थी, वो थी बहुत पुरानी, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। कैसे पढ़ोगे भाई? मतलब ये जो है, देखो एक आराम से सोचो आप, एक बार शांति से समझो इस बात को। देखो टाइम बहुत है अपने पास, वीडियो बनाता रहूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पास होते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे। लेकिन एक बार जरा सोचो आप, ये चीजें पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? देखो ये जो है, हमें ये पता है ये स है, इसको स बोलते हैं, इसको बै बोलते हैं, इसको न बोलते हैं, ये एक ही मात्रा है, हमें पता है ये सारी चीजें यार। लेकिन उस समय कुछ ऐसे साइन है, अभी यहाँ पे बुक में तो नहीं दिखा रखे आपको, ऐसे ऐसे साइन है, ये लगा दिया, क्या ये कुछ समझ रहे हो? ये बन गया, ये लो, क्या बना ये, क्या बना ये, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे साइन हमको मिले हैं, वो उन्होंने अपनी भाषा में कुछ लिखा है। जैसे ये सबने लिखा है यहाँ पे, हमें पता है ये सबने है। ये क्या है, क्या लिखा हुआ ये? कुछ पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे? अरे आप तो क्या, कोई नहीं पढ़ पाया? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें कुछ सिंबल्स मिले हैं, लिखावट के चिन्ह मिले हैं। शायद उनकी कोई भाषा होगी और उसको हम पढ़ नहीं पाए, आज तक भी पढ़ नहीं पाए, और शायद कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, उसके सबूत जो है कहीं और नहीं मिलते। किससे कंपैरिजन करें? अब कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें भाषा पढ़नी कैसे आएगी? ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वेद जो है पुरानी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृत के अंदर, यानी कि आम बोलचाल की भाषा ये नहीं थी। आम बोलचाल की जो भाषा थी वो नहीं पढ़ी गई हमसे। ये भाषा थी ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ भाषा टाइप की, मतलब होती है ना एक स्टैंडर्ड। आज का स्टैंडर्ड क्या है? इंग्लिश है ना, इंग्लिश चाहिए आपको, तो बस हिंदी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं चलेगी, आप बेवकूफ़ हो अगर आपको हिंदी आती है तो, ऐसा माना जाता है। तो उस समय जो है वैसे ही था। वेद की जो लैंग्वेज थी वो थी वैदिक संस्कृत, जो थी वो सिर्फ विद्वान लोग पढ़ सकते थे, आम लोगों के बस की वो बात नहीं थी। आम लोगों की जो भाषा थी वो हमें समझ में नहीं आई। आजकल अधिकांश विद्वान जो है ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 का मानते हैं। 1500 ईसा पूर्व की बात ये मानते हैं, और ये सभ्यता कब की थी? 6000 साल पुरानी। वेदों को पढ़ा गया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ये हमें 4 वेद मिले हैं, सबसे पुराना वेद है हमारे पास ऋग्वेद, और ये भी लगभग 1500 साल पुराना है, और वो 6000 साल पुरानी चीज है यार, उसको कौन पढ़ेगा? और उसके बाद के जो लोग थे वो खत्म हो गए, समझो वो खत्म हो गए, बाहर के लोग आके बसे, तो वो भाषा उनको मतलब प्रचलन में नहीं रही भाषा, और उसकी वजह से वो खत्म हो गई, गायब हो गई। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ उसके साथ, मतलब लिखा है उन्होंने अपनी भाषा में कुछ और हमें नहीं पता। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है इस चीज को, जो ये वेद वो लिखे हुए हैं, तो इनको आर्य समाज के द्वारा कहा गया पहला शब्द। क्योंकि ये जो ऋग्वेद है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का जो इलाका है उधर के इलाके में ही है, मतलब उत्तर भारत बोल सकते हो आप, उत्तर भारत के अंदर ही ऋग्वेद की रचना करी गई थी, पूरा ऋग्वेद लिखा गया था। जबकि दूसरा जो भारत का हिस्सा था वहां पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ये लोग धर्म आत्मा इन चीज़ों में लगे पड़े थे, और उधर आत्मा शरीर से निकाली जा रही थी, कमाली चीज़ चल रही थी। मैक्स मुलर ने जो है इसे, ये तो हो गया ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं वेदों के बारे में। वेद हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, ये हमारी धर्मों से संबंधित है।
वेद की उत्पत्ति जो है विद धातु से हुई है। ये धातु जो है खाने वाली, ये धातु लोहा सोना चांदी नहीं है, ये दूसरी टाइप की धातु है, हिंदी की धातु है ये। मतलब जैसे संधि होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है, वैसे ये एक धातु की टाइप भी होती है, ठीक है। तो ये जो है उत्पत्ति जो है विद धातु से हुई है, जिसका मतलब है जानना। वेद का मतलब है कि जानना। सीधा सीधा अर्थ क्या है, अपने समय की ज्ञान का संग्रह। उस समय के लोग क्या सोच रखते थे, क्या विचार रखते थे, कितनी उनके पास नॉलेज थी, वो हमें वेदों के माध्यम से हमें पता चली है। उस समय वेद के अंदर हमें ना कोई मूर्ति ना कोई मंदिर मिला है, लेकिन हाँ उस समय के लोग ये मानते होंगे, शायद उससे अंदाजा लगाते हैं कि आत्मा वात्मा काला जादू के चक्कर में वो नहीं थे। वो सीधा सरल जिंदगी, जो दिखता है वही बिकता है, वही करते थे वो, उससे ज़्यादा वो झमेला पालते नहीं थे। लेकिन बाद में करने लगे यार, बाद वालों का क्या करें हम। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। शायद, यहाँ पे शायद लिखा है नेहरू जी ने, क्यों लिखा है समझ गए ना, क्योंकि हमें कभी भी इतिहास का कुछ भी बदला हुआ मिल सकता है। आज हमें पता है ऋग्वेद पुरानी है, क्या पता कल को एक ऐसी किताब मिल जाए जो ऋग्वेद से भी कई हजार साल पुरानी हो, क्या करेंगे फिर। वैसे भी हम जानते हैं जो लिपि लिखी हुई थी उन मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली चीज़ों के ऊपर, उसको हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण है, यानी कि वो अपना मस्त मौला, उनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन समय बदल गया धीरे धीरे। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आते थे, अलग अलग धारणाएं थी, और वो जो धाराएं थी, दो तरीके की धाराएं खास तौर पे चली। एक तो जो जीवन को स्वीकार करते कि हमारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, हम स्वीकार करते हैं, हम अपने कष्ट खुद झेलेंगे। एक जो है उससे बचकर निकलना चाहती थी, जुगाड़बाजी लगा के रखते थे कि ये दिक्कत आ गई, छोड़ यार मैं नहीं कर रहा, मैं दूसरी जगह जाके कुछ और कर लूंगा। अब यहाँ दिक्कत आ गई, मैं तीसरी जगह जाके कर लूंगा। और एक वो लोग थे, मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो दो टाइप के लोग थे, आज भी वैसे ही है। ऐसे युगों में कला, मतलब उस समय की बात हो रही है कि उस समय के जो युग थे उसमें जो है कला, संगीत, साहित्य और साथ में गाने नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच, सबका विकास हुआ होगा। सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। अब बात आ गई भारतीय संस्कृति की निरंतरता। देखो चैप्टर काफ़ी बड़ा जाएगा, मेरे को पता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लेकिन कहानी को अगर ढंग से नहीं समझा ना, मज़ा नहीं आएगा और आपको बार बार परेशान करेगा। आने वाली क्लासेज में ये आता रहेगा फिर भी। चलो देखते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारत की संस्कृति वो लगातार बढ़ रही थी। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों, यूनानियों से, चीनी, मध्य एशिया और अन्य लोगों से उनका संपर्क बराबर बना रहा। जो भारत था सबके साथ व्यापार करा करता था। आपको पता है अंग्रेज भारत में मसालों का व्यापार करने आए थे, ये आम सी बात है। लेकिन उससे पहले भारत में जो भी सभ्यताएं मिली, हमें पता लगा वो सारे जो आसपास अड़ोसी पड़ोसी जो मुल्क थे, देश थे, उनके साथ व्यापार करा करते थे। उपनिषद जो है लगभग 800 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। देखो ऋग्वेद कब लिखा गया, 1500 ईसा पूर्व पहले, लगभग अंदाजा शायद ये 800 ईसा पूर्व शायद, ठीक है। तो यहाँ पे उपनिषद लिखे गए थे इस समय के आसपास। उपनिषदों का सामान्य झुकाव जो है अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यहाँ पे जो है कोशिश की जा रही थी, मारकाट चली हुई थी बहुत बुरे वाली। एक राजा दूसरे के ऊपर हमला कर रहा, दूसरा तीसरे के ऊपर, जिसकी सल्तनत बड़ी हो गई वो सबको लपेट लिए राय के लाई। तो ये सीन हो रहा था और उपनिषदों के माध्यम से जो है लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करी जा रही थी कि वो जो है झगड़े वगड़े कम कर दें। लेकिन कहाँ होने वाले थे। बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है इसके अंदर जो उपनिषद है यहाँ पे, कि अगर तुम्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है, कर्म कांड जो करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वो वेस्ट है, ठीक है। जब तुम्हें पता ही नहीं है तुम किस लिए कर रहे हो, है ना, सोचने की बात है ये भी। उपनिषदों की सबसे बड़ी प्रमुखता ये है कि सच्चाई पर बल देना, जो बात असली है उसको लोगों के सामने रखो। झूठ बोल बोल के बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़वाए गए लोगों से, लेकिन सच्चाई अगर पता चलती तो शायद वो युद्ध ना लड़े जाते। यहाँ पे बताते हैं उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है।
यहाँ पे लिखा गया है असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, यानी कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चलो, यानी कि मैं कभी ना मरूं, मैं जो सच्चाई है वो कभी बर्बाद ना हो, खत्म ना हो, वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे उपनिषदों के अंदर लिखा हुआ हमें मिला है। हर श्लोक का जो अंत है यहाँ पे एक टेक से होता है। टेक मतलब एक टाइप से फ्लो टाइप का बना के रखते थे ये, तो जिसको टेक बोलते हैं। जैसे कि चरेवेति चरेवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो, यानी कि यहाँ पे चरेवेति लिखा है, चलते रहो लिखा है। मतलब ऐसे फ्लो टाइप का, कविता टाइप की, आप नहीं समझोगे अभी, आपकी बुक के अंदर ये चीज़ें झमेला नहीं आया है, आने वाली क्लासेज में पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। व्यक्तिवादी भारतीय आर्य अपने से अलग औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को तोड़ कर रख देते हैं, या फिर मतलब कि लड़ाई होने के लिए कुछ कारण तो चाहिए होता है। और आर्य लोग जो थे ना, उत्तर भारत के अंदर थे, तो उन्होंने बहुत कोशिशें करी, बहुत बार जो है लड़ाई झगड़ों को बचाने की कोशिशें करी। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया, यानी कि लोगों को अलग अलग करके रखा गया, और अब तो आदत हो गई है कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ये, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम वो नहीं हो, मतलब बहुत सारा भेदभाव ये शुरुआती दौर से चलता आ रहा है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद, किसी के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव, तो इससे जो है अब तो आदत हो गई है लोगों को समय के साथ में। तो ये जो है पुराने समय से ही इस चीज़ पे बल दिया जाता आ रहा है, और अब हो गई आदत। तो भौतिकवाद, हमने यूनान में, भारत में और दूसरे देशों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। कैसे खो दिया? जैसे जो खंडर थे हड़प्पा के, वो बर्बाद हो गए आधे, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं बर्बाद हो गई। अब वैसे आप सोच के देखो लॉजिकली, तो उन्होंने आपके लिए रखे थे ये सारी चीज़ें कि आप आओगे, हाँ किताब लिखेंगे हम लोग, ये भाई साहब है 6000 साल के बाद ये सबूत रखना है, सुरक्षित रखना है, 6000 साल के बाद ये लोग ढूंढेंगे और उसके बाद हमारे ऊपर किताबें लिखेंगे, मजा आ गया। ऐसे नहीं होता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप भविष्य के लिए रख रहे हो कुछ कि हमें तो लगभग आज से 6000 साल के बाद एक ऐसी चीज़ सुरक्षित रखनी है। मैं एक फ़ोन को दफना के जा रहा हूँ, 6000 साल के बाद कोई इसे खोद देगा और उनको पता लगेगा कि इस समय ऐसा कुछ हुआ करता था। कोई करता है भला ऐसा? और अगर कर भी दिया तो क्या पक्का सबूत है, क्या पक्का यकीन है कि ये मिलेगा आपको, है ना? कुछ क्या पता कब बर्बाद हो जाए क्या चीज़। तो हमने बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। ये थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को भी मानना, बट हाँ सबूत गायब हुए हैं, तो हमें कहानी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, बस और कुछ नहीं। इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों पर या भोज पत्रों पर लिखा गया। क्या हुआ था, शुरुआती दौर में कागज पन्ने नहीं थे, ताड़ पत्थर जो है, ताड़ नाम का पेड़ था और उसके पत्तों के ऊपर लिखा जाता था इनको, या फिर भोज पत्थर, ये एक ही है। कागज पर लिखने का चलन जो है बाद में हुआ, बाद में जो है कागजों के ऊपर लिखा गया। लेकिन जो ताड़ पत्रों के ऊपर थे, क्या वो बहुत सारे ताड़ पत्थर चीनी, यूनानी, ये यात्री आए बाहर से उठा के ले गए और अपनी भाषा में लिख डाला उनको, तो उनसे हमें मिल गया। लेकिन ताड़ पत्थर बहुत सारे ऐसे थे जो पड़े पड़े ऐसे ही सड़ गए, गल गए, क्योंकि पत्ता है यार, पत्ता कब तक चलेगा, आप भी सोचो, ठीक है। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। यहाँ पे माना जाता है कि ना कोई नरक है, ना कोई संसार है दूसरा, ना कुछ नहीं है दूसरा, तुम्हारी जो जिंदगी है वही है सब कुछ, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। चैप्टर बड़ा हो गया है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, आप बोर हो जाओगे ऐसे तो। चलो एक काम करो, अगर आपका अभी मूड नहीं है वीडियो बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो ख़त्म हो गई है। इसका जो है अगर आपको अभी भी मज़ा आ रहा है, फ्लो बना हुआ है पढ़ने का, तो पार्ट 2 जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो इस बुक की, तो जाओ और देखो। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है।
तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट आए आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।